हो गया शुरू। थैंक यू सर। ओके, हाँ जी बच्चों, तो हम जो पढ़ रहे थे सेक्शन 55 पे गए थे और सेक्शन 55 पर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, सेपरेट क्वेश्चन बनेगा कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। ठीक है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपको टाइम को डिस्कस करते हुए सेक्शन 55 का जिक्र करना है कि इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर वन, द कॉन्ट्रैक्ट वेयर टाइम इज द एसेंस, एंड सेकेंड होगा द कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ रहे हो ना सब बच्चों? यस सर। यस है सर। ना? हाँ, तो अब उसके बाद फिर एक्सप्लेन कर दोगे कि इफ टाइम वाज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी टाइम इंपॉर्टेंट था कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एंड द पार्टी फेल्स to perform the contract within the specified time on that day, yeah, or before that day, so in that case the contract becomes, क्या है आंसर? Avoidable. Voidable. Good. In that case the contract is voidable if the party resign the contract. The party can claim damages, क्योंकि आपने डिले परफॉर्मेंस की है, हम आपकी इस डिले परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और आपने जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करके जो हमारे को नुकसान पहुंचा है वो आप हमारे को दे दो। यानी कि कोई है कि जैसे मैंने शुगर का एग्जांपल दिया था, तो हमने 9 तारीख को शुगर मंगाई थी क्योंकि 10 को हमें चाहिए था, बट उसने 10 तारीख को दी, तो हम उसको रिजेक्ट कर दें, और हमें 9 तारीख को जो इमरजेंसी लेवल पर शुगर अरेंज करनी पड़ी, तो वो 500 रुपए महंगी पड़ी। तो जो 500 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें पे करनी पड़ी, वी कैन क्लेम दैट एक्स्ट्रा कॉस्ट बिकॉज टाइम वाज द एसेंस एंड द पार्टी वाज फेल टू परफॉर्म विद इन द टाइम। ठीक है ना? और सेकंड केस ये था कि इफ टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देन द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं किया जा सकता। इट मींस कि द पार्टी हैज टू एक्सेप्ट द डिले परफॉर्मेंस। ठीक है, यानी कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट इन दैट केस इफ देयर इज अ लॉस टू द promisee, then promisee can claim compensation for that loss। ठीक है, अब इसको मैंने कल वैसे पॉइंट्स भी बता दिए थे, यानी कि फिफ्थ पॉइंट में इफेक्ट ऑफ फेलियर वाला। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी बता दिया था। एनालिसिस पे एक बार आ जाओ, और एनालिसिस में एक बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैं एनालिसिस पे आ रहा हूँ। देखो लिखा है ना कि ऑर्डिनरली from an examination of a contract it is difficult to ascertain whether time is intended to by essence। क्योंकि कहीं भी अगर हम बिजनेस डील कर रहे होते हैं ना, तो हम टाइम में डेट का तो मेंशन कर देते हैं, लेकिन हम इस डेट की यूटिलिटी को मेंशन करना भूल जाते हैं। तो ऐसे में हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसलिए लिखा हुआ है कि इट इन एवरी केस द इंटेंशन इज टू बी गैदर्ड फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमें कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स से आइडिया लगाना पड़ेगा कि कहाँ पर टाइम को एसेंस माना है और कहाँ पर टाइम को एसेंस नहीं माना। जैसे तुम लोगों को कब तुम्हारा एग्जाम कब है, कोई एक बच्चा बताए? सीए फाउंडेशन का एग्जाम कब है? नवंबर। नवंबर। नवंबर 2020, और इस समय जुलाई चल रही है, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अभी 4 महीने हैं, और मुझे लगता है पिछले हम 2 महीने से तो हम लोग पढ़ भी रहे हैं। ठीक है ना? तो हाँ, जनरली ये 3 to 4 मंथ का कोर्स होता है। से शुरू ना करके, जैसे मुझे लगता है अप्रैल से शुरू कर दिया था जहां तक है। मान लो हम अप्रैल की बजाय मई में शुरू करते या जून में शुरू करते, चल जाता कि नहीं चल जाता? ठीक है ना? हाँ, अब सिचुएशन दूसरी, यानी हमने हमारा एग्जाम अगस्त में होता और हमने क्लासेस प्लान की थी अप्रैल से, और अप्रैल की बजाय हम मई और जून लेके जाते, तो क्या होता? चलता? नहीं चलेगा। हाँ,
इसी तरीके से आइडिया लगाना है, इसी तरीके से आइडिया लगाना है कि कहाँ पर टाइम जो है इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कई बार हम पेमेंट देते हैं शॉपकीपर को, जान पहचान वाला, वो क्या बोलता है, अरे भाई साहब आ जाएगा पेमेंट, काहे चिंता करते हो। तो इसका मतलब वहां पर टाइम की इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है। सिचुएशन नंबर 2, कि हम गए सामान लेने, बोला भाई साहब आज उधार नहीं दे पाऊंगा, आज आप प्लीज कैश दे दो, मुझे जरूरत है। इसका मतलब यहाँ पर वो पेमेंट के लिए टाइम को इम्पोर्टेंट बना रहा है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन एंड एज पर द इंटेंशन ऑफ पार्टीज कि वेदर टाइम इज एसेंस और नॉट। यानी क्वेश्चन में जब आप ऐड करोगे कि it can be divided into two part where time is essence when and where time is not essence, तो वहीं पर आप मेंशन कर दोगे कि where time is essence and where not, it depends upon the intention of parties. And how we can get this information? So simply by considering all the facts related to contract, we can gather the information that time is important or not. अब एक बार बताओ, सारे बच्चे बताओ, आज जैसे नॉर्मल, ये लॉकडाउन को भूल जाना, नॉर्मल मार्केट की बात हम करते हैं। तो बिजनेसमैन अपना सामान मंगवाते हैं बाहर से, अदर सिटी से, ठीक है ना। तो अदर सिटी Yes, sir. से अगर ध्यान देना, अगर डिसाइड होता है कि भाई सामान आपको दिल्ली से मुरादाबाद भेज दिया जाएगा और 10 तारीख डेट रख दी, तो 10 तारीख को आप कितना वेट करोगे। क्या 10 तारीख की इजाजत शाम तक? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम 10 तारीख को हम वेट करेंगे क्या, शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक, कितने बजे तक। तो 7-8 बजे तक, 7 बजे ठीक। तक। 7 बजे अब तक। हुआ, हाँ, अब हुआ क्या, वो रात में आया 12 बजे के आसपास, यानी 12 बजे से 5 मिनट पहले आया, तो क्या परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। फिर करेंगे। क्यों। हाँ जी बच्चों, क्यों। सर नहीं करेंगे मे बी नॉट। क्योंकि मे वो बी नॉट। रीजन है नहीं, मार्केट के एंड होने से पहले पहले आ जाना चाहिए था सर उसे। सर नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम पे नहीं आया तो शायद एक्सेप्ट ना करे। देखो मैं बता, अब यहाँ पे इसलिए मैंने बोला कि सप्लाई एक सिटी से दूसरे सिटी आई है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। तो जनरली रात में 9 बजे तक तो ट्रैफिक की एंट्री नहीं होती है, ट्रक से सामान आएगा तो। भाई शहर में, आप मुरादाबाद शहर में देखोगे तो ट्रक वगैरह को, जैसे उधर से दिल्ली रोड से आता है तो गागन के पास रोक दिया जाता है, उससे आगे नहीं आने दिया जाता है। और जब मार्केट में 9-10 बज जाते हैं, यानी कि शांति हो जाती है, तब उन ट्रक्स को एंट्री करने दी जाती है। तो ऐसे में 11, साढ़े 11, 12 बजे तक भी अगर कोई सप्लाई होती है, और मान लो 12 बजे के बाद 11 तारीख की डेट लग जाती है, वो रात में 1 बजे भी आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जनरली ट्रेडर्स जो बल्क में सामान जब मंगवाते हैं और ट्रकों से आता है, तो वो मिडनाइट में ही आता है। ये तुमने देखा भी होगा कहीं ना कहीं। इवन इवन तुमने देखा होगा कि जब लोग अपना हाउस शिफ्ट करते हैं, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी किसी रीजन से, या मकान बेच दिया या मतलब ट्रांसफर हो गया, तो भी तुमने देखा होगा कि वो लोग रात में ही अपना सामान शिफ्ट करते हैं। रीजन क्या होता है कि वही कॉलोनी के अंदर तक ट्रक पहुंचना, दिन में तमाम ट्रैफिक होता है, लोगों का मूवमेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पर 10 तारीख को हमारे को सामान चाहिए था, लेकिन 10 तारीख की रात में सामान आया और रात होते होते 11 बज गई, तो कोई फर्क पड़ेगा, सोचो। बात समझ रहे हैं ना। No, sir. ठीक। Yes, sir. तो इसी में जो एनालिसिस में आ जाओ, सेकंड पैराग्राफ लिखा क्या है, इन अ मर्केंटाइल कॉन्ट्रैक्ट। मर्केंटाइल कॉन्ट्रैक्ट जिसका मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया अभी, कि सामान हमने दिल्ली से मुरादाबाद ट्रक से मंगवाया, तो क्या है, जनरल रूल इज दैट इन दिस रिगार्ड इज दैट स्टिपुलेशन एज टू टाइम except as to time for payment of money are essential conditions। यानी कि
मर्केंटाइल कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि सेल के मामले में, ध्यान देना, सेल के मामले में लॉ ये कहता है टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स दैट इज एन एसेंशियल कंडीशन। ठीक है, यानी कि टाइम पर सामान का पहुंचना बहुत जरूरी है। और लिखा है एक्सेप्ट एज टू टाइम फॉर पेमेंट ऑफ मनी, मनी का पेमेंट छोड़ के, यानी सेलर ने सामान टाइम पर जरूर देना है। बायर पेमेंट में एक आध दिन आगे पीछे कर दे तब कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसको इग्नोर किया जा सकता है। नहीं अब लेकिन यहाँ पर फिर एक लाइन याद रखना है कि सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी इंटेंशन, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी इंटेंशन इट इज द जनरल रूल कि टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स इन अ मर्केंटाइल कॉन्ट्रैक्ट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसका मतलब समझ गए ना, यानी कि जनरल रूल यही है कि टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी इंटेंशन जैसे ही मैंने बोला, इसका मतलब अगर पार्टीज ने आपस में डिसाइड कर लिया कि भाई हमारे लिए पेमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुड्स 2 दिन डिले हो जाएगी चलेगा, पेमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन दैट केस ये जनरल रूल अप्लाई नहीं होगा, फिर पेमेंट पहले देना पड़ेगा। जैसे तुम में से कोई भी बच्चा, जहां तक मुझे पता है, कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं। चलो, तो जहां तक मुझे पता है कि जैसे हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल तुम में से कोई परचेज करना चाहे तो क्या इमीडिएटली मिल जाएगी? प्रीत सिंह खुराना तुम बताओ यार। No, sir. नो सर। हाँ, क्योंकि सरदारों को बाइक का नो बड़ा सर, शौक होता है वो। तो क्या करना पड़ेगा, उसका तरीका क्या है? पहले सर वो शोरूम में जाना पड़ता है और थोड़े दिन लगते हैं मतलब उस प्रोसेस को होने में। जहां तक मुझे पता है कि हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल की खास बात यह है कि वो अपने आप में एक यूनिक, हर मॉडल अपने आप में यूनिक मॉडल होता है। तो उस कंडीशन में अगर आप जाते हो शोरूम पे, तो शोरूम पे आपको रेडी बाइक तो नहीं मिलेगी, खाली उसकी डमी कोई दिखाने के लिए हो सकता है, कोई वैसे सैंपल पीस हो सकता है, लेकिन वो आपको तभी देंगे जब आपसे कहेंगे कि ठीक है अगर आपको बाइक चाहिए तो हम आपको 1 महीना 2 महीने में हम अरेंज करेंगे, लेकिन आपको चाहिए तो आप अपनी बुकिंग कराओ पहले। बुकिंग का मतलब यानी पे करो आप उसका पार्ट पेमेंट या एडवांस पेमेंट जैसे भी हो। तो बात समझ गए ना कि इन द केस ऑफ सेल ऑफ हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पेमेंट इज इम्पोर्टेंट देन द डिलीवरी ऑफ गुड्स, क्योंकि वो कहते हैं कि पेमेंट पहले तो तभी हम उसका डेट फिक्स करेंगे, विदाउट पेमेंट हम नहीं करेंगे। बट इन जनरल केस टाइम से सामान पहुंच जाना दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो यहीं पे आगे लिखा हुआ देखो, thus on a sale of goods that are notoriously subject to rapid fluctuation of market price, जैसे गोल्ड। अब बताओ गोल्ड आज क्या रेट है, कल क्या रेट है, परसों क्या रेट है, पता ही नहीं। सिल्वर में सेम है, शेयर्स में सेम है। तो ऐसे में खुद ही बताओ कि डिले परफॉर्मेंस चलेगी या टाइम पे परफॉर्मेंस चलेगी? Sir, time per. सर Sir, टाइम time पे। per. बस सीधी सी बात है, आज मैंने गोल्ड ऑर्डर किया और गोल्ड आज मान लो 40,000 रुपए था और कल मार्केट एकदम से चेंज हो गया, 45 पे पहुंच गया, तो मैं तो लड़ जाऊंगा, मैं तो कहूंगा कि भाई तुमने मुझे आज ही क्यों नहीं दिया, जब आज की डेट थी तो मैं क्यों रेट दूं अगले दिन के? तो आज की डेट थी, आज की डेट के हिसाब से पे करने होता, आज आप मुझे सप्लाई कर देते, मैं आज का पे करता, अब आप मुझे एक दिन डिले सप्लाई कर रहे हो तो पेमेंट रेट चेंज हो चुका है, मैं तो नहीं दूंगा, यानी लड़ाइयाँ होती है। तो इसलिए साफ साफ कह दिया कि जहां पर नोटोरियसली सब्जेक्ट टू रैपिड फ्लक्चुएशन, इसका मतलब यानी कि जहां पर प्राइसेस का अप एंड डाउन बहुत ही रैपिडली चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है, वहां पर टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, लेकिन वहीं पे आगे दे रखा है क्या कि बट इन मॉर्गेज बॉन्ड, मॉर्गेज बॉन्ड क्या होता है? जब हम लोन लेते हैं, जब हम लोन लेते हैं और लोन के बदले में अपनी लैंड को, हाउस को हम बैंक को एज अ सिक्योरिटी देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज, और जो डॉक्यूमेंट है वो मॉर्गेज बॉन्ड है। तो वहां पे क्या, द टाइम फिक्स फॉर द रीपेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी कैन बी बाय नो मींस बी रिगार्डेड एज एन एसेंशियल कंडीशन। रीपेमेंट का टाइम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जितना डिले करोगे उतना इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना बच्चों? तो आपकी जमीन आपको वापस मिलेगी, आप रीपे कर दो, अब रीपे 1 साल में कर दो, 2 साल में कर दो, 5 साल में कर दो, जितना बढ़ाओगे
उतना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए टाइम पर पेमेंट जो है वो होता रहे, अच्छी बात है, नहीं होता रहे तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, consequently द मॉर्गेज प्रॉपर्टी कैन बी रीगेन्ड इवन आफ्टर। और ऐसे ही अब मान लो आपने 5 साल का मॉर्गेज किया था, तो आपने 5 साल पेमेंट नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, आप 6 साल में पे कर दो, 7 साल में पे कर दो। एट द सेम टाइम आपने अगर टाइम पे कर दिया होता तो 5 साल में अपनी प्रॉपर्टी रीगेन कर लेते, लेकिन आपने 7 साल में क्या, 7 साल में रीगेन कर लो, 10 साल में करोगे 10 साल में रीगेन कर लो। यानी इन मॉर्गेज के केस में गुड्स भी टाइम से मिल जाए या पेमेंट भी टाइम से मिल जाए, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। आप जितना डिले पेमेंट करोगे उतना डिले आपको गुड्स मिलेगी वापस, आपकी प्रॉपर्टी वापस मिलेगी। अब समझ में आ गया बच्चों कि टाइम इज एसेंस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, और ये पार्टी की इंटेंशन से हमें आइडिया लग जाता है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आइडिया लग जाता है कि कहाँ पर हमारे को टाइम पे परफॉर्म करना है, कहाँ पर हम डिले कर सकते हैं। हो जाएगा? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, नेक्स्ट पेज, हाँ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। इसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, हालांकि वो हम कल ही डिस्कस कर चुके थे कि कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड वेयर टाइम इज नॉट एसेंशियल। ये बता दिया मैंने कि जहां पे टाइम एसेंशियल नहीं है वहां पर आपको डिले परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देखो लिखा भी है कि वेयर टाइम इज नॉट एसेंशियल the contract cannot be avoided on the ground that the time for performance has expired. You can't say the time has expired and I will not accept the delayed performance. ठीक है, कब? When time is not essential. So there the promisee is only entitled to compensation from the promisor, यानी वो बस promisor से compensation claim कर लेता है for any loss caused by the delay, यानी डिले से अगर होती है। ठीक है, बट इट मस्ट बी remembered that even where time is not essential, it must be performed within a reasonable time, otherwise it becomes voidable. ये इन्होंने और क्लेरिफाई कर दिया कि इसकी भी एक लिमिट है, बस इतना जरूर ध्यान रखना। आप कितना डिले करोगे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, लेकिन इसमें नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर के हिसाब से हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कितना टाइम इग्नोर कर सकते हैं। जैसे शेयर के मार्केट में मान लो आपने शेयर के लिए अप्लाई किया और सितंबर में अप्लाई किया, तो कंपनी आपको कितने दिन में शेयर अलॉट कर दे? बताओ ये बच्चों। सर प्रोस्पेक्टस में जो एप्लीकेशन की डेट है उसकी डेट एक्सपायर होने के ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ 1 या 2। हाँ, मतलब मेरे कहने का मतलब, चलो डेट को हम अभी इग्नोर मार रहे हैं, मान लो अप्लाई कर दिया आपने, अभी की ले लेते, सितंबर छोड़ो, अभी की अप्लाई ले करते, अभी जुलाई है, आज है शायद 3-4 जुलाई है। 4 जुलाई को हमने अप्लाई किया और कंपनी के ऑफिस में वो 6 जुलाई को पहुंच भी गई एप्लीकेशन हमारी, हमारी को पता लग गया कि हमारी एप्लीकेशन वो पहुंच गई है। तो कंपनी आपको शेयर कितने दिन में अलॉट कर दे? अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 10 दिन 15 दिन, कभी भी, कैसे बताओ? टाइम का कोई जिक्र हुआ नहीं था। देखो अभी हमने बात करी है कि शेयर जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट करती है, तो इसमें 2 दिन 4 दिन 15 दिन 20 दिन इतना तो डिले हो सकता है, लेकिन अगर 3 महीने बाद दिया जाए शेयर तो ले लोगे? No, sir. नो सर। क्योंकि 3 महीने में मार्केट में रेट्स पे बहुत चेंजेस आ चुके होंगे। और दूसरी बात है, आप खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो और आपको इन्वेस्ट करने के लिए जो सामने वाली पार्टी है वो अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं रही है, तो क्या आप उसकी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते करते टाइम बिताओगे या कहीं और इन्वेस्ट कर दोगे किसी दूसरी कंपनी में? तो सिंपल सी बात है, दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। तो यहाँ पर देखो टाइम है, ठीक है, टाइम यहाँ पर इम्पोर्टेंट, 2 दिन 4 दिन में ऐसा कोई इशू नहीं है कि 2 दिन 4 दिन में ही हो,
15 दिन भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। तो वही चीज है कि टाइम जहां पर इम्पोर्टेंट नहीं था, फिर भी एक लिमिट के अंदर अंदर टाइम वो मतलब परफॉर्मेंस हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर एक लिमिट के बाद फिर वो परफॉर्मेंस डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं होगी और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, और लास्ट हेडिंग इसका ये Yes. है कि इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस आउट ऑफ टाइम। ये भी मैं बता चुका हूँ, मैं पढ़ दे रहा हूँ कि इवन वेयर टाइम इज एसेंशियल द प्रोमिसी में वेव हिज राइट टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। यानी देखो, वेव यानी छोड़ देना, वो अपना राइट छोड़ देता है, छोड़ सकता है। जैसे मैंने बोला कि 9 तारीख को हमारे को चीनी चाहिए ही चाहिए थी, क्योंकि 10 को फंक्शन था और वो 10 को लेकर के आया, तो हम 10 को क्या करें, या तो कैंसिल कर दें या हमने कहा चलो अच्छा दे दो। तो जैसे हमने कहा कि चलो अच्छा दे दो, आगे काम आ जाएगा, तो इसका मतलब कि वी वेव द राइट टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट करने का, कैंसिल करने का, रिजेक्ट करने का राइट हमने वेव कर दिया। ठीक है, व्हेन द प्रोमिसर फेल्स टू परफॉर्म द प्रॉमिस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। ठीक है, अब इन दैट केस ही मे एक्सेप्ट परफॉर्मेंस एट एनी टाइम अदर देन द एग्रीड। दूसरा लाइन बोल दी कि टाइम इंपॉर्टेंट था, डिले परफॉर्मेंस हुई, इवन देन ही कैन एक्सेप्ट इट इन सच an event he cannot claim compensation for any loss occasioned by the non-performance of the promisee at the time agreed। यहां तक समझ में आ गया? इसका मतलब कि आपने डिले एक्सेप्ट कर ली, परफॉर्मेंस डिले परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली, तो इसका मतलब आपने आपने वेव कर दिया अपना राइट क्लेम जो था आपका कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, सिचुएशन क्लियर हो गई? अब यहाँ पे फिर आ गया सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी इंटेंशन। उसको कैसे लिखा है यहाँ पे? उन्होंने लिखा है यहाँ पे अनलेस करके लिख दिया। अनलेस एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द परफॉर्मेंस, यानी कि 9 तारीख को परफॉर्मेंस होनी थी, 10 को वो शुगर लेकर के आया, आपके पास राइट था आप उसे रिजेक्ट कर दो। आपने रिजेक्ट नहीं किया, सामान एक्सेप्ट कर लिया, तो अब आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन हुआ क्या, 10 तारीख को जब वो शुगर लेके पहुंचा, आपने बोल दिया कि मिस्टर सप्लायर, आपने परफॉर्मेंस डिले कर दी है और टाइम इम्पोर्टेंट था, दैट्स वाई मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का राइट रखता हूँ, लेकिन मैं कैंसिल एक शर्त पे नहीं करूंगा, आप मेरा नुकसान भर दो। तो बोलेंगे ना, अनलेस एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द परफॉर्मेंस ही हैज गिवन अ नोटिस टू द प्रोमिसर कि मिस्टर प्रोमिसर, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि आप लेट कर चुके हो। ठीक है, इंटेंशन टू क्लेम कंपनसेशन, मैं कंपनसेशन अगर तुम दो तो मैं ये चीनी आज भी एक्सेप्ट कर लूं, नहीं तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यानी कि दो बातें हो गई, डिले परफॉर्मेंस हुई, आपने चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया, आपने कंपनसेशन का राइट खो दिया। लेकिन आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो कब? जब आप रिजेक्ट कर दो कि भाई डिलेड परफॉर्मेंस है, टाइम इंपॉर्टेंट था, हमें नहीं चाहिए, हमारा नुकसान और भर दो। एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन कि आपने डिले परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करते करते ही उसे नोटिस दे दिया कि मैं ठीक है एक्सेप्ट एक ही शर्त पे करूंगा, अगर तुम मेरा कंपनसेशन दे दो। ठीक है, कंपनसेशन देते हो तो डन हो गया बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब इसको एक बार पढ़ लेना तो ये टाइम वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। और मैंने आंसर का भी बता दिया कि आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो और उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, और साथ में एक्सप्लेन कर दो कि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अपॉन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज कि वेदर टाइम इज इम्पोर्टेंट और नॉट। और फिर ये जो छोटे छोटे पॉइंट है उनको बता देना कि यू कैन नॉट अवॉइड इफ टाइम इज नॉट एसेंस, यू कैन अवॉइड इफ टाइम इज एसेंस। ठीक है, बट फिर इफ यू एक्सेप्ट यू लूज द राइट। इस तरीके से पॉइंट्स बना करके आप लिख दो। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। ये अगला टॉपिक एक सेपरेट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तुम्हारी बुक में थोड़ा सा ही मैटर दे रखा है, बट इस पे ना क्वेश्चन काफी बड़ा पूछ लिया जाता है। और टॉपिक है कि इम्पॉसिबिलिटी। देखो ये यहाँ पर है पेज नंबर 1.71
और यह है सेक्शन 56। छोटी सी सेक्शन है और कंसेप्ट आधी आधी कंसेप्ट तुम्हें पता है। और वो क्या पता है, देखो लिखा क्या है, एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। समझे बच्चों? क्लियर लिखा हुआ है कि असंभव काम जो होता है, इम्पॉसिबल जो वर्क होता है, उसको करने का एग्रीमेंट तो अपने आप में ही वॉइड होता है। कोई सा एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, मरे हुए को जिंदा करने का एग्रीमेंट, चांद तारे तोड़ के लाने का एग्रीमेंट, 2 मिनट में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाने का एग्रीमेंट, 5 मिनट में अटलांटिक ओशियन या इंडियन ओशियन क्रॉस करने का कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। नो सर। नो सर। तुम लोगों को बिना एग्जाम दिए पास कराने का। नो सर। हालांकि देखो इस बार लॉकडाउन में पहली बार शायद हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो बच्चे बिना एग्जाम दिए भी पास कर दिए गए, बट ये क्या है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। लेकिन ये भी क्या हुआ था, एकेडमिक्स पे अप्लाई हुआ था, कॉम्पिटिशन पे अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा कोई भी काम जो इम्पॉसिबल हो वो करने का एग्रीमेंट दैट इज इटसेल्फ वॉइड। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक चीज और समझो। देखो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जो इम्पॉसिबिलिटी है, हम इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। इम्पॉसिबिलिटी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट आप देखो थोड़ा सा, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या समझे? कॉन्ट्रैक्ट करते समय वो पहले इम्पॉसिबल था। बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही इम्पॉसिबिलिटी थी। और दूसरी जिसे हम बोलते हैं सब्सीक्वेंट, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इस पे, सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सब्सीक्वेंट मतलब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट करने के थोड़ी टाइम बाद। बाद। और इन दोनों का एग्जाम्पल मैं तुम्हारे को पहले बहुत पहले दे चुका हूँ, मैं याद दिला दे रहा हूँ। मैंने बोला था कि हमने 10 मई से क्लास शुरू की, मान लेते हैं फिर से हम इसी को, और जबकि 1 मई को ही ये डिक्लेयर हो गया था कि सीए फाउंडेशन की कोर्स की पढ़ाई अब अनलॉफुल है, जबकि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया 10 तारीख को, हमें पता ही नहीं था। तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, पॉसिबल है परफॉर्म वॉइड। होना, नो सर। कि एज पर लॉ नो इट सर। इज, एज पर लॉ इट इज इम्पॉसिबल। और ये इम्पॉसिबिलिटी कब से है, हमने 10 को कॉन्ट्रैक्ट किया, 1 को डिक्लेयर हो चुका था, तो हमारी ये इम्पॉसिबिलिटी कौन सी कैटेगरी की आएगी? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट कैटेगरी की, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी 10 तारीख को जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस समय ही ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो पहले से ही इम्पॉसिबल चला आ रहा है। सिचुएशन नंबर 2, हमने 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई हम परफॉर्मेंस जो है 15 तारीख से क्लासेस शुरू करेंगे, और हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन 12 तारीख को लॉ डिक्लेयर हुआ कि सीए फाउंडेशन पढ़ना अनलॉफुल है। तो अब ये कैसी इम्पॉसिबिलिटी है? सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सब्सिक्वेंट। हाँ, क्योंकि जिस समय हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उस समय कोई दिक्कत नहीं थी, बाद में दिक्कत हुई। इसे हमने कहाँ पे पढ़ा था, याद दिला दूं, हम जब पढ़ रहे थे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट। तो मैंने बोला था वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है जो फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग, यानी शुरू से ही वॉइड होते हैं। तो जो चीज पहले से ही मना है उसको लेकर के हमने जो एग्रीमेंट किया दैट वाज वॉइड एब इनिशियो, यानी उसे हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। और दूसरा पढ़ा बताया था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने पढ़ा था विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, कि इसको इन्फोर्स करने से रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि
कुछ चेंजेस आ गए। याद है ना सबको ये? यस अब मुद्दे की बात, जो ये सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है जो मैंने सेकंड वाली लाइन में लिखा है, इसको इंडिया में इसे बोलते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। बुक में देखोगे इसका नाम मिल जाएगा सुपरवीनिंग, SUPERVIENING, वीनिंग, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। और ब्रिटेन में इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के नाम से पूछा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि डिस्कस डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो आपको आंसर लिखना है कि अंडर सेक्शन 56 दिस डॉक्ट्राइन हैज बीन एक्सप्लेन्ड, though this word has not been utilized, but the concept has been similar as the concept which is explained under doctrine of frustration. तो आप बता दोगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन नाम का कोई शब्द नहीं है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो हमारे सेक्शन 56 में इस्तेमाल हुई है, जिसको इन इंडिया इट इज नोन एज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबल। ठीक वैसे ही जैसे याद करो हमने कॉर्शन पढ़ा था प्री कंसेंट में, तो कॉर्शन को ब्रिटेन में ड्यूरेस बोलते हैं, ड्यूरेस। ठीक है ना? तो ऐसे ही ध्यान रखना कि ब्रिटेन में ड्यूरेस बोलते हैं कॉर्शन को, और ऐसे ही सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी को फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो इसको याद रख लेना, सुपरवीनिंग, सुपरवीनिंग या फ्रस्ट्रेशन, जिसको हम सब्सिक्वेंट नाम से जानते हैं। और जबकि इधर हम बात करें एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको फिर से हम दो हिस्सों, तीन पार्ट्स में बांटते हैं। तीन पार्ट में कैसे बांटेंगे हम? एक हो गई नोन टू बोथ, जब दोनों को पता है। अब बताओ, मैंने बोला कि मैं तुम्हें बिना एग्जाम दिए पास करा दूंगा, 5 लाख रुपए लूंगा, करोगे मेरे साथ एग्रीमेंट? No, sir. So, और सर क्यों नहीं करोगे? इम्पॉसिबल क्योंकि तुम्हें भी पता है इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल, हाँ, और मुझे भी पता है इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा आज तक ना हुआ है ना हो पाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड। वॉइड, बिल्कुल सही, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। अब ये था नोन टू बोथ, यानी मैंने मान कि दोनों को पता था, ये नोन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अननोन, अननोन टू बोथ। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों को नहीं पता। तो जब दोनों को नहीं पता तो इसको किस कैटेगरी में लेके जा सकते हो? बायलेटरल मिस्टेक, बायलेटरल मिस्टेक। बायलेटरल। हाँ, ध्यान करो, वहां पे जब भाई तुम जिस प्रोडक्ट को लेकर डील कर रहे हो उस डील के बारे में, उस प्रोडक्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में ही नहीं पता तुम्हारे को, ना तुम्हें पता ना मुझे पता। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि तुम डॉगी सेल करना चाहते हो और तुम्हें नहीं पता कि अभी घर पे उसको सांप ने काट लिया, वो मर चुका है, और हम लोग पार्क में बैठ करके डील कर रहे हैं। तो ना तुम्हें पता कि वो डॉगी है ही नहीं, ना मुझे पता, तुम भी डील कर रहे हो, मैं भी डील कर रहा हूँ। तो हम दोनों मिस्टेक भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम दोनों एक ऐसे प्रोडक्ट की डीलिंग कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट को सप्लाई करना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल। impossible. Possible. कॉन्ट्रैक्ट होगा। वॉइड है। तो नो। No, sir. ठीक है, अब लास्ट थर्ड पॉइंट, नोन टू वन, यानी कि Fraud होगा। तुम्हारे पास मैसेज आ गया घर से कि भाई वो डॉगी जो है तुम्हारा, उसको सांप ने काट लिया, लेकिन तुम फिर भी मुझसे डील कर रहे हो। तो पहले ये बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? No, sir. No, क्योंकि sir. यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इम्पॉसिबल है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पर भी वॉइड है। लेकिन आपको पता था, फिर भी आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो मैं आपसे कंपनसेशन जरूर क्लेम कर सकता हूँ।
क्योंकि आपने मेरे को सच बात ना बता करके मुझे मतलब मेरे पैसे फंसवा दिए। बात समझ रहे ना बच्चे? यस सर। तो जब Yes, दोनों, तो पहली बात, जब दोनों को नहीं पता था तो किसी को भी कोई क्लेम करने का राइट नहीं है, क्योंकि दोनों इनोसेंट है, मतलब दोनों को रियलिटी पता है, तो दोनों क्लेम नहीं कर सकते, यानी दोनों नालायक है। दोनों को नहीं पता तो दोनों इनोसेंट है, यहाँ पर भी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि भाई दोनों को नहीं पता था तो क्यों एक लाइबिलिटी किसी के पे डाली जाए। तो इन दोनों केस में तो कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, बट इस केस में जब एक को पता था तो उसने सच क्यों नहीं बताया दूसरे को, तो यहाँ पर लाइबिलिटी फिक्स हो सकती है। ठीक है बच्चों? यस सर। तो क्योंकि समय अब केवल आधा मिनट ही रह गया है, इसको मैं कल कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, फिलहाल आप सेक्शन 55 पढ़ना और 56 में ये दोनों चीजें पढ़ना, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सुपरवीनिंग। अभी इसका डिस्कशन अभी थोड़ा सा और है, मतलब अभी खाली इतना पढ़ रहे हैं कि इम्पॉसिबिलिटी को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहले की इम्पॉसिबिलिटी जिसे हम एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और बाद की इम्पॉसिबिलिटी जिसे सुपरवीनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो टाइम खत्म होने वाला है, इसे मैं कल कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है बच्चों? यस सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.